नमस्कार, मैं सुहास। राजमंत्र में आपका सभी का स्वागत है। भविष्य को जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में होती है, क्योंकि भविष्य एक ऐसा सच है जो हमारे होने का सबूत पहले ही दे देता है। इसीलिए इसी भविष्य को जानने के लिए आज हमारे साथ है विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार जी शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, ये शो के पहले ही मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि श्राद्ध पक्ष का ये सब माहौल अभी चल रहा है, तो इसमें आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए सुहास जी की श्राद्ध जो होता है वो अपने दिवंगत पूर्वज जो होते हैं उनके ऋण उतारने के लिए होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, मातृ पितृ ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है और पूर्वजों का ऋण होता है। तर्पण बोलते हैं इसको। यानी इन श्राद्धों के दिनों में आप अपने, अगर माता पिता नहीं है तो माता पिता का श्राद्ध कर सकते हो, दादा परदादा यानी 3 पीढ़ियों का श्राद्ध कर सकते हो। अच्छा। और कुछ श्राद्धों के दिन ऐसे भी हैं कि जैसे आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई है, कोई किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके लिए भी उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए आप जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं। इन दिनों आप पितरों का तर्पण करते हो, यानी उनका जो ऋण है उसको आप आपके घर के सामने आप रोज़ एक सरसों के तेल का दिया लगाएं, राई से तेलाचा असतात वो आप दिया लगाएं और कम से कम एवरी डे शाम को कहते हैं कि इन श्राद्धों के दिनों में आपके दिवंगत यानी स्वर्गीय माता पिता, स्वर्गीय दादा दादी, स्वर्गीय नाना नानी जो है वो आपके घरों के पास अपनी आत्मा जो है उन आशीर्वाद देने आते हैं। तो उनके लिए दिया जलाने के बाद में आप एक मूल मंत्र है ओम पूर्वजाय नमः, बहुत ही सिंपल, आप कोई भी व्यक्ति याद कर सकता है ओम पूर्वजाय नमः। यानी कि ये मंत्र में पूर्वजों का उल्लेख आया है, पूर्वजों को प्रणाम कर रहे हैं आप। और उनकी जो चहेती चीज़ होती थी, जैसे आपके दादा थे उनको मालपुए पसंद थे तो आप मालपुए बना के किसी पंडित को खिला सकते हो। आप उनको खीर पसंद थी तो खीर आप उनको खिला सकते हो, या उनको किसी भी तरह की जो भी वस्त्र पसंद थे, उनको रंग पसंद था, उस रंग के कपड़े आप जो है वो दान कर सकते हो, या किसी अनाथ आश्रम में उनके नाम पर आप जो है वो पितृ ऋण जो है, श्राद्ध जो है, श्राद्ध पक्ष जो है उसका। और आजकल मैं तो यहाँ बोलूँगा कि अगर मान लो आप श्राद्ध पक्ष नहीं करना चाहते तो सुंदर बात यह है कि आजकल हमारे शेतकरी समाज जो है वो बहुत दुखी है, उनके बच्चों के लिए आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो आपके जो पूर्वज हैं वो डेफिनेटली उसमें बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि किसी को हंसाना, किसी को खुश करना जीवन में सबसे बड़ी बात है। एक शेर है कि घर से मंदिर मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है, क्या बात है पंडित जी, बहुत ही बड़ी बात की है आपने। क्योंकि शेतकरी भूखे हैं उनको हमने अगर दिया तो वो ज़्यादा पुण्य का काम रहेगा, और श्राद्ध में अगर वो किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हम अब हमारे प्रश्नों पे आते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी मंच पे से आपने एक प्रोडक्शन किया था हार्दिक पटेल का। बिल्कुल। जो गुजरात के युवा नेता है। बिल्कुल। आपने कहा था कि हार्दिक पटेल राजनीति में आएगा और वो अपनी खुद की पार्टी भी बनाएगा। बिल्कुल सही है पंडित जी, मुझे ये भी याद है आपने ये बताया था कि 2016 तक, अप्रैल 2016 तक वो पार्टी बनाएगा, और अभी की ये न्यूज़ चल रही है कि उन्होंने ये संकेत दिए है कि वो राजनीति में आना चाहता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। सबसे पहले तो मैं हज़ारों और लाखों अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने बड़ी तादाद पर हमें व्हाट्सएप किए, एसएमएस किए, अपनी मेल्स की, ताकि जो हमने प्रेडिक्शन की थी वो सत्य हुई। उन्होंने अभिनंदन किया। जय महाराष्ट्र की और राजमंत्र की पूरी टीम के माध्यम से उनका अभिनंदन और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस तादाद पर इस शो को सराहा है। और यहाँ तक अब हार्दिक पटेल की कुंडली का बात करते हैं तो 22/7/1993, सुहास जी आपको हैरानगी होगी कि हार्दिक पटेल 22/7/1993 यानी 23 साल का लड़का है जिसने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि आयु जीवन में सब कुछ नहीं होती। एक कदम जो है वो आपने जिद के साथ आपने एक मुद्दे को उठा दिया तो उस आप कुछ भी कर सकते हो।
वीरन गांव छोटा सा एक गांव है गुजरात में, यहाँ पे उसका जन्म हुआ 22/7/1993, सिंह राशि। और इस वक्त उसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। पिछले 3 हफ्ते पहले के कार्यक्रम में हमने कहा था कि वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और राजनीतिक मंच पर वो मोदी जैसे दिग्गज लोगों के लिए भी चुनौती बनकर उभरेंगे, और वो शो आप ही मेरे साथ कर रहे थे। राइट। और आज के दिन उन्होंने पटेल नवनिर्माण सेना का कुछ ऐसा गठन किया है, जो संकेत आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी उसकी स्थापना वो नवरात्रों में करेंगे। अच्छा। क्योंकि उनके कुछ पटेल समुदाय, बहुत बड़ा समुदाय है, उसमें स्वामीनारायण संस्था है, उसमें कुछ ऐसे पटेल हैं जो जैन हैं, वो भी आपको शायद नहीं पता होगा। पटेल एक कम्युनिटी है जो जैन है, तो वो एक बड़ी तादाद में लोग मुझे भी फॉलो करते हैं, एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस व्हाट्सएप एंड दिस UTV का जो हमारा शो चलता है YouTube पे, तो उसको बड़ी तादाद पे सराहा गया है, और नवरात्रों में ये पार्टी का गठन हो जाएगा। यानी कि आने वाले दिन हार्दिक पटेल के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। देखिए 2000, आपको हैरानगी होगी, फरवरी 2015 ये जो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल संस्था बनाई, वो फरवरी में बनाई। 2014 के पहले हार्दिक पटेल को कोई नहीं जानता था। वो अपने पिता जो सबमर्सिबल पंप का बिजनेस करते हैं, उनमें उनकी हेल्प करते थे। और आज वो दिन है कि विकिपीडिया से लेकर विश्व की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने हार्दिक पटेल को अपने माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाया है। ये ग्रहदशा का निर्माण है, चंद्रमा की महादशा लगी हुई है, और आज के दिन एक बात समझ के ले लीजिए, चंद्रमा उनका उच्च का बैठा हुआ है। उसमें चंद्रमा के साथ में जो बाकी पिछले बार में मैंने बोला था कि पंच महायोग का निर्माण हुआ है। तो अगले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये बात तय है। और वापस मैं रिपीट करता हूं, हार्दिक पटेल विल डिसाइड कि गुजरात में सरकार किसकी बनेगी। ये समय बताएगा, क्योंकि पटेल समुदाय के साथ में एक बहुत बड़ा गुजराती मंच जुड़ा हुआ है। चाहे वो सोने के व्यापारी हों, कपड़े के व्यापारी हों, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हों, तो कहीं ना कहीं एक धनाढ्य लोगों के साथ में पटेल परिवार जुड़ा हुआ है। और जो गरीब पटेल हैं उनके लिए उस बच्चे ने एक कदम उठाया है, जिसके लिए पूरा गुजरात, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आप जब अमेरिका जाते हो तो अमेरिका में आपको जितने भी मोटल हैं वो पटेल्स के मिलेंगे। तो पैसे के मामले में भी पटेल्स जो हैं वो कम नहीं है, और डेफिनेटली उनको फंडिंग भी अच्छी आएगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, गुजरात के इलेक्शन में एक बड़ी चुनौती के रूप में हार्दिक पटेल उभरेंगे। यानी कि आगे आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल ये किंग मेकर के रोल में हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल। चलो अब हम गुजरात से कल्याण डोंबिवली में आते हैं। महाराष्ट्र जी, आपको तो मालूम है महाराष्ट्र में आता है, आपको तो मालूम है कि महानगर पालिका के इलेक्शन सब डिक्लेयर हुए हैं। 1 नवंबर को कल्याण डोंबिवली में इलेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो आपको पूछनी है, कि इस इलेक्शन में हर एक पक्ष अलग अलग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि अभी यहाँ किसी का गठन नहीं है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का गठन नहीं है, शिवसेना और भाजपा का नहीं है, मनसे तो वैसे भी अकेली चलती आई है अभी तक। लेकिन अब ये पांचों जो स्ट्रांग पक्ष है, पार्टीज जो है, वो अब सिंगल यहाँ लड़ना चाहते हैं। तो कल्याण डोंबिवली महापालिका का सीन ये क्या रहेगा, ये बहुत बड़ी उत्सुकता है। देखिए, इस कार्यक्रम के इस भाग को देखने के लिए इस वक्त हजारों दर्शक और सैकड़ों नेता उत्सुक हैं। आपने सही बोला, ये उत्सुकता बहुत ही गंभीर है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अंदर जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। शिवसेना के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको ठीक से ट्रीट नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई साथ नहीं दिया, नहीं तो सरकार हम दोनों ही बनाते। और अभी दोनों ने बनाई है, लड़ झगड़ कर बनाई, मगर बनाई है। अब बात जो आपने सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्याण डोंबिवली में इलेक्शन हो रहे हैं। कल्याण डोंबिवली में भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस, कांग्रेस के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिम्पाई, ये और साथ में अन्य कुछ ऐसे लोग कैंडिडेट खड़े होंगे जिनको सीट नहीं मिलेगी और वो सैबोटाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। अब इस अध्ययन के लिए हमको राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले और अजीत दादा पवार और कांग्रेस के दिग्गज, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, चाहे वो हमारे संजय निरुपम हो, कहीं ना कहीं इन सब की कुंडलियों को खंगालना पड़ा और 2 दिन के बाद हम इस मंच पर आधी से ज़्यादा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कहते ना, कभी कभी बोलते हैं त्रिकोना, मगर ये 7 कोना, जो 7 कोण हो गए, 7 कोण जो राजनीति के होंगे। कल्याण डोंबिवली का इलेक्शन मुंबई की महानगर पालिका से भी ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कल्याण डोंबिवली पे शिवसेना का ज़्यादा प्राबल्य रहा है। हाँ, तो शिवसेना का क्या होगा ये बहुत उत्सुक, क्योंकि भाजपा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। भाजपा को ये लग रहा है कि हम जीत पाएंगे, उनको कोल्हापुर में भी लग रहा है कि वो जीतेंगे। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस से चल रही है। यहाँ पर एक बात तय है, जब हम उद्धव बाला साहेब ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं, सिंह राशि, साथ में राहु की महादशा का अंत, गुरु की महादशा का आरंभ, एक बात तय है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरेगी वो शिवसेना होगी। क्या बात है। आदित्य ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, आदित्य की मदर रश्मि ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, वहां के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि थाना से लगकर है कल्याण और डोंबिवली, तो एक बात तय है कि सरकार दोनों जगह के ऊपर शिवसेना बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। एक बात समझ के ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनती हुई मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि आज का गोचर भी मैं मद्देनजर रखकर बोल रहा हूं। यहां पर शिवसेना सरकार बनाएगी और अगर उसको बाहर से सपोर्ट देने वाली कोई पार्टी होगी या उसको विद इन द पैरामीटर अगर कोई सपोर्ट करने वाली पार्टी होगी, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी। आपको याद होगा जब हमने राजमंत्र शुरू किया तो मैंने कुछ भविष्यवाणियों में ये बात कही कि आगे आने वाले दिनों में 17/7/2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बात देख सकती है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी के ज़्यादा क्लोज जाते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों हो क्योंकि बाला साहब को दिया हुआ वचन शरद पवार साहब ने कहीं ना कहीं पूरा करने का सोच सकते हैं और इकट्ठे राजनीति करेंगे, ये कहीं ना कहीं बातें चलती थी। मगर मैं राजनीति की बात ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के आधार पर करता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं देती। अगर वो इकट्ठे लड़ेंगे तो सरकार वही बनाएंगे, ये बात को पकड़ लीजिए शब्दों को। अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के ही लोग बनाएंगे, मगर वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस को आप छोटा मत समझिए, कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो कल्याण डोंबिवली के रिजल्ट में अव्वल नंबर पे आएंगी और वहां पे उनके दोनों में मेयर बनते हुए दिखाई देते हैं। बट शिवसेना विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बोथ द कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हम बिहार में आते हैं। बिहार का क्या चित्र लगता है आपको? देखिए, बहुत से सर्वे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मगर मैं कंफ्यूज नहीं होता हूँ। पिछले 30 सालों से राजनीति और वित्त की मैं यानी फाइनेंस की प्रेडिक्शन करते आया हूँ। कहीं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि कहीं मैं मानव से देव ना बन जाऊँ, यही सोच कर कुछ गलती भी कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, मगर बिहार में बार बार
बहुत से चैनलों के माध्यम से ये बात नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, दे आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई विल स्टिक टू माई गन टिल नाउ। देखिए कुछ बदलाव आ गए हैं। पहले कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटें तक दे रहे थे, फिर 120 पे आ गए, वही चैनल 110 पे आ गए हैं, अभी कुछ चैनल 90 पे आ गए हैं। मैं आज भी ये नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हुए, लालू प्रसाद यादव की कुंडली का अध्ययन करते हुए, श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हुए ये बात स्पष्ट देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार विल बी, मे बी स्वॉन अगेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मगर जो पहले बातें थीं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ कम सीटें मिलेंगी, वो नहीं है। ये नेक टू नेक फिनिश में, जैसे डर्बी के घोड़े फोटो फिनिश में आते हैं, इस तरह की गेम वहाँ पे होगी। उस जो भी रिजल्ट आएंगे सुहास जी, एक बात तय है कि उसमें नीतीश कुमार जो है वो वापिस वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं, बट इट इज़ ए टफ फाइट। अब थोड़ा सा अलग सवाल है जो इंद्राणी मुखर्जी के बारे में है। इंद्राणी मुखर्जी अभी आईसीयू में है। इंद्राणी मुखर्जी का आगे, यानी कि थेट सवाल ही करता हूँ आपको, क्या वो जीवित रहेगी या नहीं? देखिए, जब इंद्राणी मुखर्जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो गुवाहाटी में उनका जन्म हुआ, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ 2-3 कंफ्यूज डेट ऑफ बर्थ है, मगर राजमंत्र के माध्यम से हमने आप तक ये बात पहुंचाई थी और 2 लोगों के बारे में बोला था। एक, हार्दिक पटेल को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात को समझ के ले लीजिए, क्योंकि राजनीति जो है उसका स्तर शनि मंगल की राशि में होने की वजह से बहुत गिर चुका है। अच्छा, राजनेता किसी भी हद तक अपनी जीत, अपनी सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हार्दिक पटेल को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, नंबर 1। यही बात इसी चैनल के माध्यम से। नंबर 2, इंद्राणी मुखर्जी के बारे में भी मंत्र में हमने ये बात कही थी कि इंद्राणी मुखर्जी जो पीटर मुखर्जी की एक्स वाइफ है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जान को धोखा है। राइट। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमारे दर्शक जो है वो हमको याद करा देते हैं। इसलिए आज जब हम गोचर देखते हैं, गोचर अच्छा नहीं है इंद्राणी मुखर्जी के लिए। कहीं ना कहीं जो जब हम उनका अष्टम भाव देखते हैं, आयु का भाव है सुहास जी, किसी की मृत्यु और जीवन जो है वो प्रभु के हाथ में होता है, मगर अगर हम आज का गोचर देखते हैं, जो उपलब्ध उनकी कुंडली नेट के ऊपर है, जिसमें कितना सत्य है वो पूरी तरह से हम नहीं उसका परख सकते, मगर गोचर सबसे बड़ी बात है। और आज के माहौल की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। 16 तारीख यानी 16 अक्टूबर से पहले पहले इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर डेफिनेटली योग जो है वो अच्छा नहीं है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक भी मैं कह सकता हूँ कुंडली देखकर कि गोचर देखकर कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस वक्त मृत्यु योग चल रहा है। उनके मित्रों को, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं महामृत्युंजय जाप करवाना चाहिए, क्योंकि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अरुवारकमी भवंदना मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ये मंत्र हम तब जाप करते हैं जब आदमी आखिरी सांसें ले रहा होता है, को कहीं ना कहीं प्रार्थना करेंगे कि वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, तो अगर कहीं ना कहीं उनको भगवान दीर्घायु दे। और मगर इस वक्त सारे के सारे फलादेश नकारात्मक हैं। पंडित जी, फिर से एक बार हम महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे आते हैं। सनातन करके जो संगठन है उस पर बंदी लगनी चाहिए, उस पर बैन आनी चाहिए, ऐसा एक बहुत जोर पकड़ रहा है। अब इसमें से राज्य सरकार जो है, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वो मार्ग निकाल पाएगी? उनके लिए ये सब बहुत मुश्किल और कठिन निर्णय रहेगा या कठिन रास्ता रहेगा? देखिए, सनातन संस्था जो बनाई है वो सनातन धर्म के ऊपर बनी है, जिसमें मैं और आप भी सम्मिलित हैं। युगों युगों से सनातन धर्म है एक, उसके नाम का मिसयूज किया गया है। आप समझे ना? अच्छा।
हाँ, कल को मैं अपना नाम विवेकानंद रख दूं तो विवेकानंद नहीं हो जाऊंगा, समझे ना। मैं अपना नाम नरेंद्र मोदी रख दूं तो मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं पंडित राजकुमार शर्मा ही रहने वाला हूं। मगर डेफिनेटली सनातन संस्था के ऊपर बंदी डालनी ही पड़ेगी। ये हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं पिछले से पिछले शो में कि दिसंबर 28 तारीख से पहले पहले सनातन संस्था के ऊपर बंदी होगी। मगर उसके जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग नहीं हैं, ये कोई तीसरा ही आदमी मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी और इस बार भी गोचर हमने देखा वो लोग नहीं हैं जो पकड़े गए हैं। कहीं ना कहीं कातिल जो है अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो पकड़ने में यानी कि आपके प्रेडिक्शन से सनातन पर बंदी लग सकती फॉर द टाइम बीइंग। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि शेयर मार्केट पे। क्या अब इसको पूरा यह है कि अब आगे आने वाले जो दिन है वो सब उत्सव के दिन है। हाँ। अब नवरात्रि शुरू होगी, उसके साथ साथ दीपावली आएगी, दसरा आएगा। तो अभी अगर लास्ट वीक में हम देखते हैं तो शेयर मार्केट बहुत उतार चढ़ाव में रहा है। नेक्स्ट ये आने और हम ये प्रेडिक्ट करते रहे यहाँ पे। ये आने वाले वीक में शेयर मार्केट कैसा रहेगा, सोना चांदी का भाव कैसा रहेगा, ये जानने में हमारे दर्शक बहुत उत्सुक है। देखिए, रघुराम राजन ने एक बहुत बढ़िया खबर दी कि 50 पैसे रेपो रेट कट कर दिया। बहुत बड़ी बात है। हमारी मार्केट में हरियाली आ गई। डाउ जोन 400 पॉइंट गिरा हुआ था, हमारा मार्केट 500 पॉइंट गिरा हुआ था। जैसे ही ये न्यूज़ मिली उसी वक्त मार्केट उठ गई और पॉजिटिव बंद हुई। मगर दूसरे दिन फिर मार्केट पॉजिटिव खुली और फिर 2 पॉइंट निफ्टी और 60 पॉइंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बीएसई बंद हुआ। मगर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बुध वक्री हुआ था तब हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट बुरी तरह से गिरेगी, और मार्केट बुरी तरह से गिरी, 2 से 2,500 पॉइंट गिरी। मगर 8 तारीख को और 9 तारीख को रात को बुध मार्गी हो रहा है। 13 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आपने बोला ना उत्सव के दिन आ रहे हैं। 13 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। रघुराम राजन और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात की है कि एफआईआईज़ के ऊपर टैक्स का कुछ प्रावधान कम कर दिया है, और काले धन के ऊपर भी अगर आप इतनी तारीख तक जमा करते हो उसके ऊपर भी उन्होंने सहूलियत दी है। कहीं ना कहीं मार्केट में हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी खबरें हैं। डाउ जोन भी 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। साफ साफ बात यह है कि 8 या 9 तारीख से मार्केट सुधरनी शुरू हो जाएगी। मैं अगले 15 दिन की अगर बात करूं, अगले हफ्ते हम वापस मिलेंगे, अगले 15 दिन की बात करूं तो 26,800 मार्केट वापस पार कर सकता है। हाँ, और नीचे का स्तर 25,500, 25,600 अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना एंड अमेरिका की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। निफ्टी 8,150 के करीब जा सकता है और नीचे का स्तर 7,750 हो सकता है। अब सोने की बात करते हैं जी। सोने की बात करें तो सोना पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1114 पर औंस हुआ। बाजार में 24,700 देश हमारे इंडियन रुपीस में आ गया। 25,700 अभी बढ़ता हुआ वापस दिखाई देगा। नीचे का स्तर 25,400, ऊपर का स्तर 26,800। सीजन में वापस सोना दिसंबर जनवरी तक सोना वापस 30,000 भी छू सकता है। अच्छा, दिसंबर जनवरी तक। इसलिए, और चांदी की बात करें तो चांदी पे मैं हमेशा बुलिश हूँ। चांदी अब इस वक्त लेने वाला माहौल है, पर तब भी नीचे का स्तर 33,500 और ऊपर का स्तर 36,500, यानी 3,000 रुपये, 2,500 रुपये कमा सकते हो आप। तेल बढ़ता जाएगा। अच्छा, यानी कि अब सोना अगर खरीदना है तो अभी के दिन अच्छे हैं, अभी के दिन आगे वो बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। चलो, राजमंत्र में आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शनिवार रात को 8 बजे। देखते रहिए जय महाराष्ट्र।